सही समय सही खबर। आज से हम शुरू कर रहे हैं नया शो मैडम सर। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और पूरी दुनिया महिलाओं को उनके योगदान के लिए शुक्रिया कह रही है। लेकिन घर, समाज और देश के लिए महिलाओं के योगदान को देखते हुए आपको ऐसा नहीं लगता कि एक दिन का शुक्रिया उनके लिए नाकाफी है और उनके साथ ये नाइंसाफी है? वैसे तो पूरी दुनिया महिलाओं को आधी आबादी मानती है, लेकिन अधिकार अधूरे देती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जी न्यूज ने तय किया है कि हम देश की आधी आबादी की आवाज बनेंगे। आज से हर शाम 7 बजे जी न्यूज महिलाओं के लिए खास शो लेकर आ रहा है, जिसका नाम है मैडम सर। जी न्यूज इस शो के जरिए महिलाओं की कहानियां, उनके अधिकार, उनकी दिक्कतें, उनका दर्द, उनकी सफलता और उनके संघर्ष को शब्द देगा, एक मंच देगा। शुरू करते हैं मैडम सर से। यहाँ है महिलाओं की हर खबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 विजेताओं को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया, जिसमें महिलाओं का दबदबा रहा। भारत मंडपम के मंच पर संगीत, संस्कृति और साड़ी का अद्भुत संगम देखने को मिला। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की प्रतिभा का सम्मान करने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को ये अवार्ड दिए। प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी को सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार दिया गया। एंड द नेक्स्ट अवार्ड, बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज, और इस अवार्ड की विनर है जया किशोरी, जिन्हें आधुनिक दौर की मीरा कहा जाता है। और जब वो प्रधानमंत्री के हाथों पुरस्कार लेने मंच पर आईं, तो भारत मंडपम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीजों से गुजरा है। और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज को लेकर, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ, तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। तो आप उसको रास्ता बताइए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता। देश में सामाजिक परिवर्तन की अलख जगाने वाली कृष्ण भक्त जया किशोरी ने लाखों करोड़ों लोगों की आंखें खोली और साफ कर दिया कि भगवान की भक्ति के लिए किसी उम्र की जरूरत नहीं पड़ती, और अध्यात्म के लिए आप जिस अवस्था में हैं, वही सबसे सही समय है। जानी मानी लोक गायिका मैथिली ठाकुर को कल्चरल एम्बेसडर अवार्ड से नवाजा गया। बिहार की बेटी के नाम से मशहूर मैथिली ठाकुर ने 4 साल की उम्र से ही सुरों का सफर शुरू कर दिया था और आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड, और इस अवार्ड की विनर है जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर जब ये अवार्ड लेने मंच पर पहुंची, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके लोकगीतों का लोहा माना और मैथिली ठाकुर से मजाकिया अंदाज में ऐसी फरमाइश कर दी, जिसका भारत मंडपम में बैठे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैथिली नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो, और क्या, क्योंकि लोग मेरा सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं मतलब बिल्कुल, मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक
डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला, सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला, भोला डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई मैथिली जी। खास बात ये है कि मैथिली ओरिजिनल गाने गाती हैं, यानी ये खुद ही गाने लिखती हैं और फिर उन्हें पारंपरिक लोकगीतों के जरिए अलग अलग भाषाओं में अपनी आवाज देती हैं। इनके लोकगीतों में भारत की समृद्ध संस्कृति की झलक आप साफ साफ महसूस कर सकते हैं। महिला दिवस के मौके पर भारतीय पहनावे को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाली फैशन डिजाइनर जानवी सिंह को भी सम्मानित किया गया। फैशन डिजाइनर जानवी सिंह को हेरिटेज फैशन आइकन अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया। जानवी भारतीय फैशन को दुनिया भर में बढ़ावा दे रही हैं, जिसमें भारतीय साड़ियां भी शामिल हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और दुनिया में भारत की चीज, क्योंकि टेक्सटाइल मार्केट फैशन के साथ ही जा सकता है, वो अकेला नहीं जाता है आजकल, क्योंकि रेडीमेड ब्रांड का जमाना है। और आप बड़ी मदद कर रही है, कुछ सुनाइए लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जानवी है और सबसे पहले बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और मैं चाह रही हूँ कि इस नए भारत में जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसे अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कार और साड़ियों के माध्यम से आगे लेके जाऊं। और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कारों को भूलिए मत, उसे अपने साथ रखिए। आप कितने भी मॉडर्न हो जाए, हमेशा ये रूट्स आपको याद होनी चाहिए। जानवी भारतीय पहनावे को अपने वीडियो के जरिए दुनिया भर में प्रमोट करती हैं। चूंकि साड़ी पहनना काफी कठिन काम है, इसलिए जानवी अपने वीडियो के जरिए लोगों को आसानी से साड़ी पहनने की स्किल सिखा रही हैं। जानवी का लक्ष्य है कि भारत फैशन की दुनिया में वर्ल्ड लीडर बने। तो मेरा यही प्रयास है कि मैं उसको आगे लेके जाऊं। तो जानवी तो बता ही रही हैं और मैं भी साथ में बता रही हूँ कि साड़ी पहनना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की इस कड़ी में जानी मानी यूट्यूबर कविता सिंह को भी सम्मानित किया गया। कविता सिंह कविता किचन नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं और लोगों को खाना बनाना सिखाती हैं। जो बन गई डिजिटल एंटरप्रेन्योर। मूल रूप से यूपी के बलिया की रहने वाली कविता सिंह यूट्यूब पर अलग अलग डिशेस की रेसिपी शेयर करती हैं। उनका लक्ष्य लोगों को स्वादिष्ट और अच्छा खाना परोसना है ताकि लोग स्वस्थ रहें। इसलिए उन्हें फूड कैटेगरी में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से नवाजा गया। वो जो मल्हार है ना, उनको खाना बनाना सिखाओ। उसको कुछ सिखाइए। सर धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और मैं खाना बनाना सिखाती हूँ लोगों को, और मैं चाहती हूँ कि घर के मतलब जो फैमिली मेंबर है वो घर के हर मेंबर को खाना बनाना सिखाए, क्योंकि कोविड के टाइम पे हमें पता चल गया कि खाना बनाना कितना जरूरी है सीखना। तो पढ़ाई के साथ साथ इसको भी हम अपनी लाइफ स्किल में ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ में मैं चाहती हूँ कि जैसे स्कूल वगैरह में हम बच्चों को बाकी चीज़ें पढ़ाते हैं, तो उसके साथ अगर हम एग्रीकल्चर भी सिखाएं तो बच्चों को ये पता चलेगा कि एक अनाज उगाने में कितना मेहनत होता है। तो शायद उसकी वजह से फूड वेस्टेज कम होगा। और खाना बनाने में कितनी मेहनत होती है, तो उसकी वजह से भी वेस्टेज को हम रोक सकते हैं। तो ये मेरी सोच है। मैं चाहती हूँ कि ऐसा अगर हो तो फ्यूचर में अच्छा होगा। इसके अलावा कीर्तिका गोविंदासामी को सर्वश्रेष्ठ कहानीकार, पंक्ति पांडे को ग्रीन चैंपियन, कामिया जानी को ट्रैवल, श्रद्धा को मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर्स के सम्मान से नवाजा गया। जबकि पुरुषों में अंकित बयानपुरिया को फिटनेस के लिए, गौरव चौधरी को टेक्निकल के लिए, मल्हार कलाम्बे को स्वच्छता के लिए और आरजे रौनक को मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर्स के लिए सम्मान मिला। YouTube पर अलग अलग वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स को ये अवार्ड इसलिए दिए गए ताकि उनका उत्साह बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब इन क्रिएटर्स को मोटिवेट करने आए तो उन्होंने महिलाओं की जमकर तारीफ की और उनके काम को भी सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को मोस्ट वैल्यूएशन पर्सन तक बोला और दावा किया कि मैं आपके लिए ही जीता हूं और अगले साल फिर मैं ये अवार्ड देने आऊंगा। आप एक तरह से इंटरनेट के MVP
ठीक है ना? थोड़ा दिमाग खपाओ, क्रिएटिविटी बताओ अपना। जब मैं आपको एमपीपी कहता हूं मतलब मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को भी आईना दिखाया जो बेटियों को बेटों से कम आंकते हैं। बेटी शाम को घर आती है तो पूछते हैं क्यों देर से आई, कहां गई थी, क्यों जल्दी घर नहीं आई। मैंने लाल किले से पूछा था कि मुझे कोई तो माँ बाप बताओ जो अपने बेटे को पूछते हो कि तुम देर से क्यों आ रहे हो, कहां गए थे। बेटी को सब पूछते हैं, बेटे को कोई नहीं पूछता है। मैं कंटेंट क्रिएटर से कहता हूं इस बात को आगे कैसे बढ़ाएं, एक माहौल कैसे बनाएं, समान जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से कहीं ना कहीं ये भी बताने की कोशिश की कि महिला और पुरुष बिल्कुल समान है, समान अधिकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी। देश और समाज में महिलाओं के योगदान का जिक्र करते हुए उन्होंने नारी शक्ति के सामर्थ्य की भी जमकर तारीफ की। और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के भीतर वो क्रिएटिविटी है जो मेरे देश का भाग्य बदलने के लिए एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट एजेंट बन सकता है। और इसी भावना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूट्यूबर्स से ऐसे वीडियो बनाने की अपील की जिससे लोगों में महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव बढ़े। सुबह से रात तक माँ क्या करती है उसी को थोड़ा रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके रखें, देखने वाले उस परिवार के बच्चे चौंक जाएंगे, अच्छा माँ इतना काम करती है। एक साथ करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के लोग सोचते हैं कि भारत में वर्किंग वुमेन नहीं है, लेकिन वो भारत की नारी शक्ति की ताकत नहीं जानते। ये वेस्टर्न लोगों की जो सोच है ना कि भारत में वर्किंग वुमेन नहीं है, अरे भाई वर्किंग वुमेन छोड़, भारत में महिला है तभी तो संसार चल पा रहा है जी। पीएम ने कहा कि आज पुरुष भी महिलाओं के सम्मान में ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तब लोग 400 पार का नारा भी लगा रहे थे, जिसे सुनकर पीएम गदगद हो गए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया। मोदी सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम करने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 903 से घटकर 803 रुपए, मुंबई में 802 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 829 रुपए, चेन्नई में 818 रुपए, भोपाल में 808 रुपए 50 पैसे, जयपुर में 806 रुपए 50 पैसे और पटना में 901 रुपए हो गई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स कार्यक्रम के मंच से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देने के साथ घरेलू गैस सिलेंडर के दाम घटाने की बात कही। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं अभी, आप तो यहां बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं। गौरतलब है कि इससे पहले रक्षाबंधन के मौके पर केंद्र की मोदी सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की थी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बता दिया कि 100 रुपए कम कर गैस सिलेंडर पर मैं आया हूं। गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कटौती से महिलाएं बेहद खुश नजर आईं। महिलाओं ने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का स्वागत किया, बल्कि उनकी तारीफों के पुल भी बांध दिए। मुंबई में महिलाओं ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए कम करने से उनका बजट पटरी पर आ जाएगा। मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो गैस का चूल्हा और उनका खर्च में इतना भी फायदा हो गया तो उनका पूरे बजट में उनका फायदा होगा। वहीं कुछ महिलाएं पीएम मोदी को धन्यवाद देती और उनके निरंतर आगे बढ़ते रहने की दुआ करती नजर आईं।
थैंक यू वेरी मच प्रधानमंत्री हम नरेंद्र मोदी जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, शुभेच्छा देते हैं। आप हमेशा टॉर्च पर बने रहे। यही नहीं, पंजाब में भी महिलाओं ने केंद्र सरकार के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत कम करने के फैसले पर खुशी जताई। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਪਿੱਛੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ, मतलब महीने ਦੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ बचत। ਇਹ बहुत ही ਵਧੀਆ एक फैसला है। वैसे घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कम करने से सिर्फ देश की आधी आबादी को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि करोड़ों परिवार राहत की सांस ले पाएंगे। महिलाओं को घर का फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री कहा जाता है। सही भी है, क्योंकि घर का बजट तो वही बनाती हैं और पैसों की बचत भी कर लेती हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि उन पैसों को आप कहां निवेश कर सकती हैं, जहां से आपको सुरक्षित और अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। महिलाओं के लिए सरकार ने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना चलाई हुई है। इस स्कीम में 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं निवेश कर सकती हैं। इस स्कीम के तहत कम से कम 1000 रुपए और अधिक से अधिक 2 लाख रुपए तक का निवेश हो सकता है। इस स्कीम के तहत कम से कम 2 साल के लिए निवेश करना जरूरी है। खास बात यह भी है कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के जरिए किए गए निवेश पर सालाना 7.5% का ब्याज मिलता है। इस योजना में लड़कियों के माता पिता भी उनके नाम का अकाउंट खोलकर निवेश कर सकते हैं। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के लिए डाकघर और अधिकृत बैंकों में अकाउंट खोले जा सकते हैं। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में भी निवेश कर सकते हैं। केंद्र सरकार सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत सालाना 8.2% का ब्याज देती है और इस योजना के तहत हर साल न्यूनतम 250 रुपए से अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को महिला दिवस की बधाई दी। ये जाबाज तेवर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देश की महिलाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें नारी शक्ति को दिखाया गया है। जगा दे एक दिन सुना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर झारखंड की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा मिला है। झारखंड सरकार ने सरकारी महिला कर्मियों को छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए 2 साल तक छुट्टी देने का फैसला किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना की 4 इकाइयों को राष्ट्रपति मानक और रंग पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार 4 इकाइयों को एक साथ सम्मानित किया गया। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग संदेश खाली को लेकर गलत सूचना फैला रहे हैं। महिलाओं के यौन शोषण, जमीन हड़पने और ईडी की टीम पर हमला करवाने का आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख अब पनाह मांगता नजर आ रहा है। सीबीआई और ईडी की टीम शाहजहां शेख के ठिकानों पर दबिश देने के साथ उसके काले कारनामों को बेपर्दा करने में जुट गई है। सीबीआई की टीम ने आज संदेश खाली से लेकर बशीरहाट तक फैले शाहजहां शेख के ठिकानों पर रेड की। इस दौरान सीबीआई अपने साथ फॉरेंसिक टीम भी लेकर गई, जिसने शाहजहां शेख के कारोबारी ठिकानों से सबूत जमा किए। के बिल्कुल बगल में रहा ये शेख शाहजहां मार्केट का जो ऑफिस, ये ऑफिस में एक तरफ से सीबीआई अधिकारी ने हल्ला बोल दिया है, यहाँ पे जांच पड़ताल कर रहे हैं और इसके दूसरी मंजिल में जो तृणमूल का यहाँ पे स्थानीय पार्टी ऑफिस है, वहीं पे एक साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से छापामारी चल रही है। तो इसी के चलते शेख शाहजहां का यहाँ पे जो साम्राज्य बैठाया गया था, शेख शाहजहां का जितना सारा एसोसिएट था, जितना कारोबार था, जितना शेख शाहजहां का यहाँ पे व्याप्ति था, उस सारे के सारे जो सूत्र है उसको एक साथ जोड़ने की जीतोड़ कोशिश में अभी जुड़े हुए हैं सीबीआई के अधिकारी। 50 से ज्यादा सीबीआई अधिकारी और 100 से ज्यादा सुरक्षा बल अलग अलग टीमों में बंट गए। उन्होंने शाहजहां शेख के कारोबारी ठिकानों के साथ उसके घर पर भी दबिश दी और मौके से सबूत इकट्ठा किए। जो है सीबीआई के टीम संदेशखाली में ये जो शाहजहां शेख का जो घर है वहाँ पे पहुँचे हैं। सीबीआई का एक टीम यहाँ पे पहुँच के इसके घर के अंदर जो सर्च चला रहे हैं, दूसरा टीम उनके साथ सीएफएसएल का टीम भी है, डीएफएसएस का टीम भी है। जो टीम यहाँ पे अगर कैमरा पर्सन दिखाए, उनके साथ सेंट्रल फोर्स का बड़ी तादाद में सेंट्रल फोर्स है, लगभग 22 गाड़ियों का काफिला लेके सीबीआई की टीम आज यहाँ पे पहुँचा था, जिसमें 50 से भी ज़्यादा ऑफिसर्स है।
गौरतलब है कि संदेश खाली के खलनायक शाहजहां शेख के घर पर ताला लगा हुआ था, जिसे सीबीआई टीम ने तोड़ा और फिर उसके घर की तलाशी ली। नारी शक्ति का आज एक और प्रमाण दिखाई दिया। समाज सेविका और मशहूर लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। सुधा मूर्ति मशहूर बिजनेसमैन और इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक उनके दामाद हैं। मशहूर बिजनेसमैन और इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधा मूर्ति को बधाई देते हुए कहा कि ये नारी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। राज्यसभा में उनकी मौजूदगी नारी शक्ति का शक्तिशाली प्रमाण है। सामाजिक कार्य, परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान प्रेरणादायक रहा है। राज्यसभा के लिए मनोनीत होने के बाद सुधा मूर्ति ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि मैं खुश हूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पीएम मोदी ने पहले भी मेरे काम की तारीफ की है, मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहती हूं। मुझे खुशी है कि अब मुझे गरीबों की मदद करने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। सुधा मूर्ति एक लेखिका के अलावा एक समाज सेविका भी हैं और उनके योगदान के लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया है। सुधा मूर्ति को सामाजिक कार्यों के लिए 2006 में पद्मश्री और 2023 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। सुधा को कन्नड़ और अंग्रेजी साहित्य में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने विभिन्न शैलियों में 30 से अधिक किताबें लिखी हैं। उनकी किताबों का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। सुधा लेखिका के अलावा एक टीचर और इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। बताया जाता है कि सुधा मूर्ति ने ही 10,000 रुपए नारायण मूर्ति को दिए थे, जिसके बाद इन्फोसिस को शुरू किया गया था। हमारे साथ आज एक खास मेहमान हैं, कंचन गडकरी जी, जिनका एक परिचय तो ये है कि कंचन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की पत्नी हैं, लेकिन वो देश के सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के लिए भी एक बड़ा योगदान दे रही हैं, कई कार्य कर रही हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पर। थैंक यू। तो बदलती दुनिया महिला शक्ति को सलाम कर रही है। दुनिया घर की हो या बाहर की, हुनर के हाथ तभी इबारत गढ़ पाते हैं जब उसके पीछे आधी आबादी का योगदान रहता है। मैम, आप समाज के लिए अनेकों कार्य करती हैं। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपका राष्ट्र के निर्माण में विजन क्या है और कैसे आप इस मिशन में अपना योगदान देती हैं? मैडम, ऐसा है कि अपना जो भारत देश है वो कुटुंब व्यवस्था की ओर से देखा जाता है। तो कुटुंब व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? तो कुटुंब व्यवस्था में जो स्त्री है, जो पत्नी है, जो माता है, वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी माने क्या? तो उसने अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार करना चाहिए। वही जो माता संगठित हो, सुशिक्षित हो, अच्छी हो, तो वो अपने बच्चे के ऊपर अच्छे संस्कार करेंगी तो वो कुटुंब अच्छा कहलाया जाएगा। जो कुटुंब अच्छा होगा वो गांव अच्छा होगा, वो गांव अच्छा होगा, वो राष्ट्र अच्छा, राज्य अच्छा होगा। ऐसे अनेक राज्य अच्छे होंगे और अपना भारत देश अच्छा होगा। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि अपना कुटुंब, अपनी स्त्री, अपनी पत्नी घर में जो है वो अच्छी होनी चाहिए, संस्कारित होनी चाहिए और उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार करना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात आपने ये कही कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार घर से ही मिलते हैं, परिवार से ही मिलते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक ये सवाल भी है कि देश के काबिल राजनेताओं और मंत्रियों में एक हैं नितिन गडकरी जी और उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। देश को विकास के हाईवे पर रफ्तार दे रहे हैं गडकरी जी और उनके जीवन में जिस महिला शक्ति है वो महिला शक्ति आपसे आती है। लेकिन आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति कौन रहा? आपकी शक्ति का स्रोत क्या है? मेरी माँ और मेरी सासू माँ दोनों भी, मेरी मम्मी ने मेरे ऊपर जो संस्कार किए हैं, मैं जो संस्कार लेकर गडकरी जी के जीवन में आई हूँ। और गडकरी जी की जो माता थी भानुताई गडकरी, वो भी अच्छी एक समाज सेविका थी, वो भी पॉलिटिक्स में थी, लेकिन उन्होंने भी अपना घर अच्छा संभाला। आज जो गडकरी जी इतने दूर जा रहे हैं, इतना काम कर रहे देश के लिए, मुझे लगता है उनके मम्मी का संस्कार जो था उसी वजह से वो इतना काम कर रहे हैं।
बिल्कुल, एक ऑर्गेनाइजेशन है मैम जिससे आप जुड़ी हुई हैं, जिसकी आप प्रेसिडेंट हैं, संस्कार भारती, और एक कार्यक्रम में आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो आज के युवा हैं, जो न्यू जनरेशन है, उनको इंडियन आर्ट और कल्चर के बारे में सिखाना चाहिए, लेकिन एक विज्ञान की नज़र से भी उन्हें सिखाना चाहिए, यानी कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के साथ। उसके पीछे आपकी क्या सोच है? मैडम, मैं 2-4 महिलाओं की संस्था है वहाँ पे काम कर रही हूँ। एक तो गायत्री महिला औद्योगिक संस्था है, जो मैं 25 साल से वो संस्था में काम कर रही हूँ, और महिला ज़्यादा सशक्त हो और सक्षम हो, अपने पाँव पर खड़े रहे, वो उद्योजिका बनना चाहिए, इसलिए मैं गए 25 साल से उसमें काम कर रही हूँ। दूसरी मेरी संगठन है स्वयंपूर्णा महिला बहुउद्देशीय संस्था। इसमें मैंने छोटा छोटा वर्कशॉप लेके महिला उद्योजक कैसे बने, उसको फाइनेंस कैसा मिले, उनको बैंकिंग कैसा समझे, इसके लिए मैं गए 10 साल से काम कर रही हूँ। एक है आम्ही उद्योगिनी, मिनलताई मोहाड़ी करके ये संस्था है। हम लोग उद्योग की तरफ कैसे डाइवर्ट हो सकते हैं। ऐसा है कि जो महिला बहुत पढ़ती है लेकिन सबको ही रोजगार मिलता है, ऐसा नौकरी मिलती है, ऐसे नहीं। तो हम ये प्रयत्नशील रहते हैं कि जो छोटा मोटा बिजनेस करके महिला अपने पाँव पर खड़े रहे और उसने और अपने 4 महिलाओं को रोजगार दे। और चौथी संस्था है स्वयंपूर्णा मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च। कई महिलाएं ऐसे हैं कि जो कुछ ना कुछ बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको उनको सम्मान देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हम ये 4 संस्था में काम करती हूँ। एक सफल पत्नी की तरह लोग जानते हैं, एक सफल माँ की तरह लोग जानते हैं, एक सफल नारी के तौर पर जानते हैं, लेकिन इस पड़ाव पर उम्र के जब आप आती हैं और आप पीछे देखती हैं या सोचती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत पड़ाव कौन सा रहा है? मेरा तो अभी भी अच्छा ही चल रहा है। आप जो बोल रहे हैं कि एक अच्छी पत्नी, अच्छी माता, मैं ये हमेशा बोलती कि पेरेंट्स अच्छे चाहिए। टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी सबके मन में जो विचार है कि छोटे बच्चे जो है वो सब मोबाइल पे ही जाते हैं, मोबाइल ही देखते हैं। अच्छा है, मोबाइल देखना भी अच्छा, उतना बुरा भी है। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर विचार हमारे साथ साझा करे। चलते चलते आप सभी महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी जो आज आपको सुन रही हैं? सब महिलाओं को मैं ये कहना चाहूंगी कि महिला कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितना भी वो ऊंचे पद पर हो, लेकिन उसने अपने कुटुंब का, अपने नई पीढ़ी जो उनको संस्कारित करनी है, उसका ख्याल करना चाहिए। मुझे यकीन है कि आपके प्रेरक विचारों से हमारे सभी दर्शक प्रभावित हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन गडकरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको करीब से जानने का ये सुनहरा मौका मिला। धन्यवाद। तो बेशक हम 21वीं सदी के साल 2024 में हैं, लेकिन आज भी महिलाओं को सशक्त बनाने की तमाम गुंजाइशें बाकी हैं, जिसके लिए लगातार छोटी बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। और इसी कड़ी में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिंक शिफ्ट की शुरुआत की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहां पिंक शिफ्ट की शुरुआत की गई है। पिंक शिफ्ट दिल्ली एयरपोर्ट के तीनों टर्मिनल पर एक साथ लागू होगी। इस शिफ्ट एयरपोर्ट के तीनों टर्मिनल पर सिर्फ महिला कर्मचारी ही होंगी। ये महिला कर्मचारी 8 घंटे की शिफ्ट करेंगी और यात्रियों और दूसरे डिपार्टमेंट में मदद के लिए तैनात रहेंगी। IGI एयरपोर्ट पर पिंक शिफ्ट की शुरुआत महिलाओं को आगे बढ़ाने के साथ एविएशन सेक्टर में जेंडर गैप यानी महिला और पुरुषों के बीच अंतर को कम करना इसका लक्ष्य है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाइयां बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया और वहां से 5 करोड़ रुपए की नकली दवाइयां बरामद की। डॉक्टरों का कहना है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन की ये नकली दवाइयां महिलाओं को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। जिन्हें महिलाएं अक्सर इस्तेमाल करती हैं, लेकिन नकली दवाओं के सेवन से महिलाओं को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, खासकर प्रेगनेंसी में। क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर महिलाएं इन नकली दवाओं का इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें स्किन इन्फेक्शन, गले में संक्रमण और गर्भ में पल रहे शिशु को कई तरह की शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। रिस्पॉन्स क्या होता है कि जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ली आपने तो बीपी आपका पहले 160/90 था, तो अभी भी 160/90 ही चल रहा है। कोई फायदा नहीं हो पा रहा आपको मेडिसिन लेने का। नकली दवाओं से होने वाले नुकसान से तभी बचा जा सकता है जब डॉक्टरों की सलाह पर दवा ली जाए। डॉक्टरों की सलाह है कि रेगुलर दवाएं नहीं खानी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को गलतफहमी रहती है कि रेगुलर दवाइयां खाने से वो ठीक रहेंगी, लेकिन उन दवाओं का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।
भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाला बेंगलुरु इन दिनों पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है और इससे सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को हो रही है क्योंकि घर के सारे काम भी अटक गए हैं। बेंगलुरु में इन दिनों हालात ये हो गए हैं कि लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। गर्मी की दस्तक से पहले ही वहां जलाशय पूरी तरह से सूख चुके हैं, जिसका असर ये हुआ कि लोगों के घरों में पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंच रही। महिलाओं को खाना बनाने समेत दूसरे काम करने में भी इसकी वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर पानी खरीदने को मजबूर हैं। बेंगलुरु में कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी की भारी किल्लत है, लिहाजा पानी खरीदना उनकी मजबूरी बन गया है। वहीं पानी की किल्लत को देखते हुए कर्नाटक जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने कई कड़े फैसले लिए, जिसके मुताबिक गाड़ी धोने, बागवानी करने, निर्माण कार्य करने, पानी के फव्वारों पर रोक और सड़क निर्माण में पानी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही पानी के टैंकरों की कीमत भी दूरी के हिसाब से तय की गई है ताकि अवैध वसूली न हो। साथ ही लोगों से डिस्पोजेबल बर्तन में खाना खाने को कहा गया है ताकि बर्तन धोने में पानी न खर्च हो। साथ ही कर्नाटक सरकार ने टैंकरों का रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश भी दिया है। कर्नाटक में इस समय हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री आवास में भी पानी की कमी की बात सामने आई है। 5 फरवरी को वहां भी पानी के टैंकर आते जाते दिखाई दिए थे। इंडियन आर्मी ने महिला एथलीट्स को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों की स्पोर्ट्स कंपनी बनाने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी में युवा एथलीट्स को उनके खेल के आधार पर डायरेक्ट एंट्री दी जाएगी। लड़कियों को सीधे एनसीओ और जेसीओ की पोस्ट पर ज्वाइन कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी अगले महीने से काम करने लगेगी। शुरुआत में 2 सेंटर बनाए जाएंगे जहां लड़कियों को अलग अलग खेलों की ट्रेनिंग दी जाएगी। एक सेंटर आर्मी की महो यूनिट में होगी और दूसरी पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में होगी। आर्मी का मकसद युवा लड़कियों को ट्रेनिंग देकर उन्हें वर्ल्ड क्लास एथलीट बनाना है।